3 आवर क्लासेस। एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो हमने शुरू की थी, हम क्लास 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी के क्रम में हमारा नेक्स्ट वीडियो है एनसीईआरटी क्लास 7 का। इसका पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पर्यावरण के घटक दिए हुए हैं। पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं? पर्यावरण के एनसीईआरटी ने 3 घटक माने हैं। पहला है प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक तथा मानव। एक मानव स्वयं भी अपने आप में एक पर्यावरण का घटक है। प्राकृतिक घटक में आते हैं स्थलमंडल, सजीव मंडल, जलमंडल, वायुमंडल। मानव निर्मित में है इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग। जो मानव अपने आप में स्वयं में अपना एक घटक है, ये किस किस की चीज़ से घिरा हुआ है बताया गया है। एक व्यक्ति है, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश से मानव घिरा हुआ है। ये पर्यावरण का एक घटक है। इन सबको देखकर इतना हमें समझ आ गया होगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण वह एक ऐसी हमारे चारों ओर पाई जाने वाली संरचना है जिसमें मनुष्य अपना निवास करता है। जैसे किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को ही पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण कैसा होता है? जीवीय और अजीवीय। जीवीय में क्या आते हैं? जैसे पादप हैं, जंतु हैं, जो सजीव प्राणी हैं। और अजीवीय में निर्जीव आते हैं, जैसे कि संसार, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि स्थल। प्राकृतिक पर्यावरण देखते हैं। इससे पहले हम पर्यावरण देखेंगे। जो बॉक्स में दिया है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर या इन्वायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। मतलब एक मनुष्य के या एक पादप के चारों ओर पाया जाने वाला पड़ोस ही पर्यावरण कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। जैसे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। हम क्लास 6 में ये लोग पढ़ चुके हैं। आइए हम इसके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। स्थलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। महासागर के अंदर भी बड़े बड़े पर्वत पाए जाते हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, या स्थलमंडल। अब ये देखो कितना अच्छा बताया गया है। जैवमंडल को इसमें परिभाषित किया गया है कि जैवमंडल क्या है। जलमंडल, वायुमंडल तथा स्थलमंडल का जो उभयनिष्ठ भाग होता है वही जैवमंडल कहलाता है। जैसे कि ये जलमंडल हो गया, ये वायुमंडल है और ये स्थलमंडल। अब इसका जो ये उभयनिष्ठ या कॉमन भाग है, यही हमारा जैवमंडल कहलाता है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसी विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। ये सभी प्राणियों के लिए बहुत आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। वायुमंडल कैसे रुका हुआ है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल रुका हुआ है। ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन? वायुमंडल। इसमें कई प्रकार की गैसें जैसे कि धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन आता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैवमंडल में कौन कौन होते हैं? पादप होते हैं, जीव जंतु होते हैं। ये जैवमंडल का या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण भाग होता है जहाँ पर स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। मतलब इन तीनों का जहाँ मिश्रण कॉमन भाग होता है वही हमारा क्या कहलाता है? जैवमंडल। अब पारितंत्र देखते हैं। पारितंत्र क्या है? एक ऐसा तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करके आपस में रहते हैं, परस्पर क्रियाएं करते हैं, वही पारितंत्र कहलाता है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ में परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा संबंध होते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा? ऊर्जा के और पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा आपस में संबंध होते हैं। पारितंत्र क्या है ये हम देख चुके हैं। ये देखते हैं आगे। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। तब से आज तक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? वस्तु विनिमय का मतलब वस्तु, एक वस्तु का एक व्यक्ति के द्वारा एक वस्तु दूसरे व्यक्ति को दिया जाना, मतलब वस्तुओं की अदला बदली होना जिसमें के पैसों का प्रयोग नहीं होता, वही वस्तु विनिमय कहलाती है।
मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, जैसे आज हमारी कितनी आवश्यकताएं बढ़ चुकी हैं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए, जैसे उसने फसल उगाना सीखा, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। स्थायी जीवन जीना कब से सीखा था? जब उसने पहली बार कृषि करना शुरू किया था, तब से मानव ने स्थायी जीवन को जीना शुरू किया। इससे पहले क्या करता था? वो शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को भटकता रहता था, तो उसका निवास जो था वो स्थायी नहीं था। पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार पहली बार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का भी विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, मतलब और तेज हो गया। मानव को पर्यावरण के साथ क्या है? मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए, ये बच्चों को बताया जा रहा है। ये चैप्टर नंबर 1 जो था, ये हमने जो क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी थी उसका लास्ट चैप्टर था, उसी के रूप में इसको थोड़ा विस्तार से और बता दिया गया है। हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे दूसरा चैप्टर है, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, हमारी पृथ्वी की संरचना कैसी है। आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करिएगा। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। हमारी पृथ्वी कैसी है? गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी के अंदर क्या क्या हो सकता है? आइए हम देखते हैं पृथ्वी के अंदर क्या है। इससे पहले ये देख लेते हैं बॉक्स में क्या जानकारी दी गई है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। कहने का मतलब यही है, जैसे हम पृथ्वी के बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते। क्यों? जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता है मानव के लिए। देखते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो हमारी पृथ्वी है ये क्या है? एक प्याज की पतली परतों के जैसे बनी हुई है। इसकी सबसे ऊपरी परत में भूपर्पटी होती है, उसके नीचे मेंटल होता है और उसके नीचे क्रोड होता है। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी होती है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। परपटी क्या है? जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत है ये परपटी है। जो महाद्वीपों पर 35 किलोमीटर होती है तथा समुद्री सतह पर यह 5 किलोमीटर तक ही है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से मिलकर बनी होती है, जिसे सियाल कहते हैं। इसे सी से सिलिका और एल से एल्यूमिनियम कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, जिसे सीमे कहते हैं। अब यहाँ ध्यान रखने की बात यह है, जो महाद्वीपीय संहति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सियाल से मिलकर बनी होती है। लेकिन जो महासागरों की परपटी होती है वो सीमे से मिलकर बनी होती है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। इस डायग्राम में देखिए कितना अच्छा समझाया गया है। जो भूपर्पटी है वो महाद्वीपों पर कैसी? 35 किलोमीटर की मोटाई तक इसकी 35 किलोमीटर मोटाई है। लेकिन महासागरों में क्या है? सिर्फ इसकी जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर तक ही है, क्योंकि यहाँ पर महासागरों का जल आकर इसमें मिल जाता है। ये समझाया गया। सबसे ऊपरी परत हमारी है परपटी है 5 किलोमीटर। परपटी के अंदर मेंटल पाया जाता है। मेंटल के अंदर क्रोड होता है। लेकिन परपटी के नीचे जो पतली परत होती है वो स्थलमंडल होती है। स्थलमंडल के अंदर मेंटल के बाद में क्रोड मेंटल होता है, जो सीमा होती है, और इसके अंदर क्रोड होता है। इसको बाह्य क्रोड बोलते हैं और अंदर वाले को आंतरिक क्रोड बोला जाता है। परपटी के नीचे मेंटल होता है। परपटी के नीचे मेंटल, जिसकी गहराई कितनी होती है? 2900 किलोमीटर होती है। इसकी सबसे आंतरिक परत होती है क्रोड, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। ये इसको किलोमीटर कर लीजिए, 3500 किलोमीटर होती है। ये मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, जिसे निफे कहते हैं। शॉर्ट में याद रखिएगा, निफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचेंगे जो परपटी है या क्रोड है इसका हिस्सा ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा हमारी जो ऊपर परपटी है ये हिस्सा परपटी का है, और 84% जो है ये मेंटल का होता है, और 15% किसका है? क्रोड का। तो याद रखना, परपटी 1% होती है, मेंटल 84% होता है तथा क्रोड 15% होता है।
पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। शैल और खनिजों के बारे में देखते हैं क्या कहा गया है। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से मिलकर बनी होती है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। शैलों के विभिन्न रंग होते हैं, आकार होता है, उनका गठन अलग अलग प्रकार से होता है। मुख्य रूप से शैल कितने प्रकार की होती हैं? तो हम सब बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। 3 प्रकार की, आग्नेय जिसको इंग्लिश में इग्नियस बोलते हैं, अवसादी यदि सेडिमेंट्री, एवं कायांत्रित मतलब मेटामॉर्फिक शैल होती हैं। द्रवित मैग्मा जो ठंडा होकर, जो मैग्मा होता है वो ठंडा होकर जो ऊपर आ जाता है, इस प्रकार बने शैल को क्या कहते हैं? आग्नेय शैल कहा जाता है। इन्हें सबसे पहले प्राथमिक शैल भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले बनी होती हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। इग्निस क्या होता है? लैटिन शब्द है इग्निस, जिसका अर्थ होता है अग्नि। आग्नेय कैसे बना है? आग और ने, आग से ही इसके नाम से पता चल रहा है आग्नेय। सेडिमेंट्री जिसका अर्थ होता है स्थिर, या अवसादों से मिलकर बनी होती है। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है मेटामॉर्फस, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। मतलब कायांत्रित का मतलब ही है एक उसका रूप का बदल जाना। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है जो पृथ्वी के अंदर से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब ये ठंडा होकर के, जब ये द्रव अवस्था में ठंडा होता है तो ऊपर लावा बन जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये तेजी से ठंडा होकर कैसा बन जाता है? ठोस बन जाता है। परपटी इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। पूछा जाता है आग्नेय जो शैलें होती हैं उनकी संरचना कैसी होती है? दानेदार होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, यह अक्सर पूछा जाता है। आग्नेय शैल का उदाहरण होता है बेसाल्ट। दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से ही मिलकर बना होता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। मतलब जो बाहर आकर ठंडा होता है वो बहिर्भेदी आग्नेय शैल, और जो पृथ्वी के अंदर ही ठोस हो जाता है ठंडा होकर के, वो अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहलाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। अब याद रखना, आग्नेय शैलों के उदाहरण हैं, आग्नेय शैलों के उदाहरण होते हैं बेसाल्ट और ग्रेनाइट। अब बेसाल्ट जो है ये बहिर्भेदी होता है और ग्रेनाइट है ये अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण होता है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। शैल लुढ़क कर या चटक कर तथा एक ही दूसरे से टकराकर जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अवसाद का मतलब ही क्या होता है? जो लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर उधर से बहा कर लेकर जो आए जाते कण होते हैं छोटे छोटे, वह अवसाद कहलाते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को क्या कहते हैं? अवसादी शैल कहा जाता है। इसके उदाहरण है बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर जिससे कि लाल किला बना हुआ है, रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधे, जानवर, अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों पर रहे हैं जीवाश्म भी हो सकते हैं। पूछा जाता है जीवाश्म किन चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसाद मतलब अवसाद वही होते हैं जो एक स्थान पर ही चटक कर टूटकर अपने छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं, या पृथ्वी पर पौधे जानवरों के बहुत दिनों तक उनके दब जाने के कारण उनके जीवाश्म बन जाते हैं, वही अवसाद कहलाते हैं। तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांत्रित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। क्या कहने का कह रहा है? आग्नेय और अवसादी जो शैलें हैं इन पर उच्च ताप और दाब अगर लगा दिया जाए तो ये कायांत्रित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं, जैसे कि चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। ऐसे ही इंसान की फितरत भी है, अगर उसके ऊपर उच्च ताप और दाब उसको वो झेल ले तो अच्छा, मेहनत कर ले अपनी ज़िंदगी में तो आगे भी बढ़ सकता है। उसी तरह बता देखिए चूना पत्थर की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी कि संगमरमर की होती। क्या हुआ? चूने के ऊपर ताप और दाब इतना लग गया कि वह संगमरमर में बदल गया। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। पत्थरों का उपयोग करके कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर जब पिट्टू बचपन में खेलते थे ना, छिपट्टी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी आदि। आपने अपने दादी, माता पिता, पड़ोसियों से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी भी प्राप्त करें। बच्चों को बताया जा रहा है क्लास 7 के लिए। अब देखिए बता रहे थे लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना है लाल किला और संगमरमर से मिलकर बना होता है ताजमहल। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को शैल का या चक्र कहा जाता है। मतलब एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की जो चेंजेस होते हैं उसकी जो प्रक्रिया प्रोसेस है वही शैल चक्र कहलाता है।
आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल बन जाता है और यही आग्नेय शेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती हैं तो ये अवसादी शैलों का निर्माण करते हैं। जब इन अवसादी शैलों पर ही इतना ताप और दाब लग जाता है जिससे कि इनका रूप परिवर्तित हो जाता है तो ये कायांतरित शेल कहलाती हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेल पुनः पिघल जाते हैं और ये द्रवित मैग्मा बन जाता है। फिर ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल में परिवर्तित हो जाता है और यही चक्र चलता रहता है। इसको शेल चक्र कहते हैं। जैसे एक ज्वालामुखी फूटा, उसमें से द्रवित मैग्मा ठंडा हुआ, ठंडा होकर वो पृथ्वी पर ठोस के रूप में बदल गया। जब वो ठोस के रूप में बना तो उससे आग्नेय शेल बन गई। आग्नेय शेल जब अपने ही स्थान पर टूटकर अलग अलग होकर अवसाद बन गए तो ये अवसादी शेल बन गई। जब अवसादी शेलों पर इतना ताप और दाब लग गया कि इन्होंने अपना रूप ही बदल दिया तो ये क्या हो गए, कायांतरित शेल में बदल गई। और कायांतरित शेल पुनः द्रवित होकर के मैग्मा के रूप में जब ये बदल गए तो ये क्या हो गया, फिर से आग्नेय शेलों में बदल जाएंगे। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है और इसको शेल चक्र कहते हैं। शेल विभिन्न खनिजों से मिलकर बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। अब पूछ लेगा कि खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, इनका क्या, खनिज किसको कहते हैं? खनिज वे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण अपना रखते हैं, वही पदार्थ खनिज कहलाते हैं। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि तथा उर्वरकों में भी होता है जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। आपके राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं ये बच्चों को बताया जा रहा है। आप भी जान सकते हैं अपने राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। बताइए ललितपुर में कौन सा खनिज पाया जाता है। आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कीजिए। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो उसको पूछ सकते हैं। या वीडियो में कुछ भी कमी लग रही तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी दे सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और रेगुलर इसको पढ़ते रहिए। बाय।